अभी हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लाइक सॉलिड प्रिंसिपल्स, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, रिस्क बेस्ड टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, कोड रिफैक्टरिंग, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट दैट इज नोन एज टीडीडी, एंड फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, बैलेंसिंग एजिलिटी, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड पेयर प्रोग्रामिंग। तो ये अभी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सॉलिड प्रिंसिपल्स, इसको हम अजाइल डिजाइन प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स बेसिकली हमारे ये 5 प्रिंसिपल हैं। तो इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सॉलिड क्यों नाम है, बिकॉज आप ये देखिए ना, SOLID, right? So that is single responsibility principle, open close principle, Liskov substitution principle, interface segregation principle and dependency inversion principle. सो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल? दैट इज ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग व्हाट वी कैन से कि अ क्लास शुड हैव वन एंड ओनली वन रीजन टू चेंज। दैट मीन्स किसी भी क्लास को चेंज करने के लिए एक से ज्यादा रीजन नहीं होने चाहिए। दैट इज व्हाट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, there should not be more than one reason for a class to change। किसी भी एक क्लास को चेंज करने के लिए एक से ज्यादा रीजन नहीं होने चाहिए। ये कहता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, राइट? सिंगल वर्ड यूज कर रहे हैं हम, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। सो what is the meaning of this principle, right? We would be able to extend a class behavior। जैसे हमें किसी भी क्लास का बिहेवियर चेंज करना है, तो या किसी भी क्लास में हमें फर्दर कोई एक्सटेंशन करना है, तो हम उसमें कर सकते हैं। वी आर ओपन फॉर दैट, बट विदाउट मॉडिफाइंग द क्लास। सो ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल कह रहा है कि हम किसी भी क्लास का बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, किसी भी क्लास को फर्दर हम एक्सटेंड कर सकते हैं या फर्दर उसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन उस क्लास में हम मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। दैट मीन्स इट इज ओपन फॉर द चेंज in the behavior of a class, but it is not open for the modification in the class। इसीलिए इसका नाम है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, OCP, राइट? नेक्स्ट है आपका लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइव क्लास, जो भी क्लास हमने ड्राइव की है, वो सब्स्टिट्यूएबल होनी चाहिए अपनी पेरेंट क्लास की। That means every derived class should be substitutable of its parent class। Substitution वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसके बेसिस पर हम इसको याद भी रख सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमने जो भी क्लास को ड्राइव किया है वो क्लास अपनी पेरेंट क्लास के सब्स्टिट्यूएबल होनी चाहिए। दैट मीन्स एवरी ड्राइव्ड क्लास शुड बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर इट्स पेरेंट्स क्लास, राइट? Next are interface segregation principle, that is also known as ISP। So इसका मीनिंग यह है कि हम नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरफेस को अगर रखें, वो ज्यादा बेटर है rather than keeping some bigger interfaces, right? It is much better to have a lot of number small interfaces। I am again repeating, it is much better to have lot of number of small interfaces rather than having few bigger interfaces, right? तो इंटरफेसेस सेग्रीगेशन का क्या मीनिंग हो गया, हम स्मॉल इंटरफेसेस अगर हमारे नंबर्स में ज्यादा हैं तो हम उनको कीप कर सकते हैं, और rather than having larger or bigger interfaces, right? नेक्स्ट है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो इसका मीनिंग आपको समझ ही आ रहा होगा। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का मीनिंग ये है कि हमारे जितने भी कोडिंग के मॉड्यूल्स हैं
जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है, यानी उनके बीच की जो डिपेंडेंसी है उसको हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है. सो दैट इज व्हाट डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, राइट. तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग. देखिए एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या होती है कि जब हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचने लगते हैं. देखिए नॉर्मली टेस्टिंग करने का क्या मोटिव है, टेस्ट केस जनरेट करना, उसके बाद सिस्टम की परफॉर्मेंस, सिस्टम में कोई एरर तो नहीं है, ये सब पता करना. तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या है कि जब हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं. अब हम ये सोचें कि अगर हमने ये टेस्ट केस ट्राई किया होता तो क्या रिजल्ट होता, और हमने ये टेस्ट केस ट्राई नहीं किया होता तो क्या रिजल्ट होता. दैट मीन्स कि जब हम नॉर्मली सारे टेस्ट केस कवर कर चुके होते हैं और फर्दर हम फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, अपने सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, उसी को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग. नेक्स्ट आपका होता है रिस्क बेस्ड टेस्टिंग. तो रिस्क बेस्ड टेस्टिंग क्या है कि नॉर्मली देखिए जब हम बात सॉफ्टवेयर की रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो ये सारी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है. तो ये टेस्टिंग बेसिकली इस चीज की प्रोबेबिलिटी पे बेस है कि रिस्क कितना है. सो व्हाट वी कैन से, दिस टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क. तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर कितना कॉम्प्लेक्स है, या किस टाइप के बिजनेस में उसका यूज किया जा रहा है, ठीक, या कितने फ्रिक्वेंटली इसको यूज करते हैं, राइट, और कैसा इन्वायरमेंट है जहां वो यूज किया जा रहा है, तो किस टाइप का रिस्क उस एप्लीकेशन में हो सकता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर, ठीक है. या जिस टाइप के बिजनेस में वो यूज किया जा रहा है उस बिजनेस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, या कितना फ्रिक्वेंटली उसको यूज किया जा रहा है, या व्हाट इज द यूज ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, और इन व्हाट वे दैट सॉफ्टवेयर विल बी यूज. तो ये सब असेसमेंट करने के लिए हम जो टेस्टिंग करते हैं उसको कहते हैं रिस्क बेस्ड टेस्टिंग. और आप इसको नॉर्मली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ टेस्टिंग विच इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क. नेक्स्ट आपका रिग्रेशन टेस्टिंग. सो व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग. तो देखिए हम अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग तो कर चुके हैं डेवलपमेंट के बाद, लेकिन क्या होगा फिर से हम इसकी टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं. क्यों टेस्टिंग कर रहे हैं, देखिए अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अब उसमें मैंने सर्टेन मॉडिफिकेशंस किए. मॉडिफिकेशंस का मीनिंग कुछ फंक्शनलिटी को मैंने ऐड किया, कुछ को मैंने रिमूव किया. तो अब उसके बाद मैं फिर से उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग ये एंश्योर करने के लिए परफॉर्म करूंगा कि जो भी चेंजेस किए हैं उन चेंजेस के बाद सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस में कोई चेंज तो नहीं आया है. यानी प्रीवियस अगर मेरा सॉफ्टवेयर परफेक्टली वर्क कर रहा था तो फर्दर मॉडिफिकेशन और चेंजेस के बाद भी मेरा सॉफ्टवेयर परफेक्टली वर्क करना चाहिए. सो फॉर दैट पर्पज आई विल परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग, राइट. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोड रिफैक्टरिंग. कोड रिफैक्टरिंग क्या होगा, हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स कोड होगा, कोड में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करेंगे, कोड को स्मूथ बनाएंगे, कोड को सिंपल बनाएंगे, जिससे कि कोड को हम प्रॉपर्ली इजीली मेंटेन कर सकें. फर्दर हमें कोड में एक्सटेंशन भी करना होगा तो वो भी हम इजीली उसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं. तो मेन मोटिव हमारा क्या है कि जो हमारा इम्प्रूव्ड कोड होगा, यानी जिसको हमने इम्प्रूव किया है वो कोड इजीली रीडेबल फॉर्म में होगा, उसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, वो कोड सिंपल होगा और क्लीन कोड होगा. दैट इज नोन एज कोड रिफैक्टरिंग. अब नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन. तो व्हाट इज कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डेवलपर वर्क कर रहे हैं. अब वो डेवलपर पूरे दिन में जो कोडिंग करते हैं या जो भी कोडिंग का पार्ट उन्होंने कंप्लीट किया, अब वो क्या करते हैं, एक कॉमन रिपोजिटरी होती है उसमें वो उस पार्ट को शेयर कर देते हैं, ठीक है. ये एक्टिविटी एक दिन में कई बार भी हो सकती है. तो एक सिंगल प्रोजेक्ट पे भी मल्टीपल टीम वर्क कर रही है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपने कोड वाले पार्ट को उस सेंट्रल रिपोजिटरी में शेयर कर रहे हैं. इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए जब लास्ट में क्या होगा, अभी तो अलग अलग वर्क कर रहे हैं, मॉड्यूल इंडिविजुअल मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं, बट लास्ट में तो सारे मॉड्यूल को इंटीग्रेट हो जाना है. तो इंटीग्रेशन में कोई इशू ना आए, एक तो उसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, राइट. दूसरा क्या हो सकता है कि जो डेवलपर्स के कोड हैं एक दूसरे के कोड के ऊपर स्टेपिंग, यानी एक दूसरे के कोड के ऊपर क्या ना हो, स्टेपिंग ओवर ना हो, राइट.
तो ये स्टेपिंग ओवर वाला जो कोड का इशू होता है उसको भी ये मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, TDD। तो ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, राइट। और इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर किस पर्पज से डेवलप किया जा रहा है, जो वो रिक्वायरमेंट थी उसको पहले हम टेस्ट केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। आई एम अगेन रिपीटिंग, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो एक मोटिव होगा, एक पर्पज होगा, उस पर्पज यानी ये वो जो रिक्वायरमेंट है उसको टेस्ट केस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर के फुल्ली डेवलप करने से पहले ही हम इसको टेस्ट केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि हमारा जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला पार्ट है, यानी जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम रिपीटेडली टेस्ट करते रहेंगे, रिपीटेडली उसको हम टेस्ट करते रहेंगे। किसके अगेंस्ट? उन सारे टेस्ट केसेस के अगेंस्ट जो हमने स्टार्टिंग में डेवलप किए थे। देखिए टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट को हमने पहले टेस्ट केसेस में कन्वर्ट कर लिया, फिर हम जैसे जैसे डेवलप करते जा रहे हैं तो उस डेवलप होने वाले पार्ट को, जो टेस्ट केसेस हमने रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर क्रिएट किए थे उनके अगेंस्ट हम उसको चेक कर लेंगे या टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। या हम अब देखिए नॉर्मल इसको क्या कह सकते हैं, ये एक ऐसी अप्रोच है या जिसमें हम टेस्ट केस पहले क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और नॉर्मल अप्रोच में क्या हो रहा है कि पहले डेवलप हो रहा है सॉफ्टवेयर, फिर टेस्ट केस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये उसके जस्ट अपोजिट वाली अप्रोच है। तो नेक्स्ट है आपका फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। व्हाट इज फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट? तो फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है, एक अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका वर्क फ्लो है, यानी जैसे जो भी आप डेवलप करेंगे या जो जिस भी फ्लो के साथ आप मूव कर रहे हैं, यानी वॉट एवर वर्क फ्लो इज देयर, तो वो किस पर बेस होगा? वो बेस होगा उस फीचर पर जिसको हमें अब आगे डेवलप करना है। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ जो भी डेवलपमेंट वाला पार्ट कर रहे हैं वो फीचर के बेस पर कर रहे हैं, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो फीचर के बेस पर कर रहे हैं। वो होता है आपका फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। इसमें इसका जो लाइफ साइकिल आप कह सकते हैं, या जब इस बेस पर किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट के बेस पर, तो क्या किस तरह का लाइफ साइकिल हो सकता है। जैसे कि पहले तो हमें फर्स्ट वाले फेज में क्या करना है, डेवलप एंड ओवरऑल मॉडल, ठीक है। हमने पहले ओवरऑल मॉडल को एक डेवलप कर लिया। सेकंड वाला जो फेज होगा उसमें क्या होगा, बिल्ड अ फीचर लिस्ट। आपके जितने भी फीचर हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। सेकंड इज व्हाट, बिल्ड अ फीचर लिस्ट। थर्ड वाले में क्या होगा कि अब हम जो भी प्लानिंग करेंगे, यानी जो भी हमारा वर्क फ्लो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, फीचर के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फोर्थ वाला, जो भी डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइन बाय फीचर, राइट। और अल्टीमेटली हमें बिल्ड करना है तो कैसे किस बेस पे करेंगे, बिल्ड बाय फीचर। तो फिफ्थ वाला आपका क्या होगा, बिल्ड बाय फीचर। मैं ये फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला था हमारा कि हमारा जो मॉडल है, ओवरऑल मॉडल को हम डेवलप कर लेंगे। उसके बाद फीचर, सेकंड वाले में एक फीचर लिस्ट क्रिएट करेंगे, कौन कौन से फीचर्स हैं। उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, ठीक। फिर हम डिजाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ फीचर या डिजाइनिंग बाय फीचर, और उसके बाद बिल्ड बाय फीचर। तो ये फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट के बेस पर डेवलप होने वाले प्रोजेक्ट के फेजेस हो जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर प्रोग्रामिंग। बेसिकली पेयर प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, जैसे नाम से भी क्लियर है कि जब हम अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रोग्रामर्स, यानी दो प्रोग्रामर्स एक ही वर्क स्टेशन पे या एक ही सिस्टम पे एक ही नोड पर बैठकर वर्क कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक प्रोग्रामर तो कोड को लिख रहा है, दूसरा प्रोग्रामर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करने का उसका टास्क क्या होगा कि वो ये देख रहा है कि कोड में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। कोड को फर्दर और किस वे में लिख सकते हैं, कोड में फर्दर क्या इन्हांसमेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स वो ऑब्जर्व कर रहा है,
राइट। जैसे मान लीजिए एक प्रोग्रामर ये 1 है और दूसरा ये 2 प्रोग्रामर है। एक बार ये कोड को राइट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इस राइट वाले कोड को ऑब्जर्व कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये 2 वाला कोड को राइट करेगा और 1 वाला इस कोड को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। और ये दोनों जो वर्क कर रहे हैं, बोथ आर वर्किंग ऑन सेम वर्क स्टेशन या ऑन सेम सिस्टम, इस पे ये वर्क कर रहे हैं। और ये अपने रोल को फ्रिक्वेंटली स्विच भी करते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट है बैलेंसिंग एजिलिटी। बैलेंसिंग एजिलिटी का क्या मीनिंग है, देखिए जब हम अजाइल की बात कर रहे हैं तो कस्टमर के चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट में चेंज भी आ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, हमें टाइमली डिलीवर भी करना है प्रोजेक्ट को। तो इन सब चीजों को कैसे बैलेंस हमें करके चलना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो मेजर चीज होती है वो होता है सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले हमें सेल्फ असेसमेंट करना है, राइट, कि व्हाट वी कैन डू, हाउ वी विल फेस the challenges which may occur during the development of a project. Obviously challenges may be there because we are just adopting the changes and the requirement of a customer, so definitely there will be certain challenges. So thing is that how we can face these challenges. So we will do self assessment, right. Next, our next step may be like how we will satisfy the stakeholder. Every time we are adopting the changes and we have to satisfy the stakeholder, right? We are changing your requirement as per your request, and now this is the performance of the system. So what we did, we are doing self-assessment. We are trying to satisfy the stakeholder. Stakeholder may be like your customer. Next, what kinds of challenges may be there? What kind of challenges may be generated when we are doing changes, when we are doing modification as per request of customer, right? If we will do modification and there may be certain challenges, so we have to face these challenges. And even I will say not only face to these challenges, we have to find out the solution for these challenges, right? So this is known as balancing agility, right. So all topics have been completed. Thank you.